डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन कोर्स में मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। जैसे बच्चों, इस समय कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है और आप देख रहे हैं कितनी बड़ी विश्वव्यापी समस्या है, तो हमें रोगों के बारे में, उनसे बचाव के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो चलिए नए स्लाइड में हम देखते हैं कि जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे असंक्रामक रोग, तो हमारे प्रशिक्षुओं में वो कौन कौन से लर्निंग आउटकम डेवलप हो जाएंगे जिससे वे इसको पढ़ने के बाद उनके व्यवहार में परिवर्तन परिलक्षित हो सकेगा। तो असंक्रामक रोग पढ़ने के पश्चात जो बच्चों में लर्निंग आउटकम डेवलप होंगे वो ये हैं कि छात्र या प्रशिक्षु असंक्रामक रोगों की सूची बना सकेंगे, प्रशिक्षु मधुमेह के कारण व निदान को बता सकेंगे, प्रशिक्षु कैंसर व हार्ट अटैक के कारणों को बता सकेंगे तथा प्रशिक्षु असंक्रामक रोगों पर पोस्टर बना सकेंगे। तो प्रशिक्षुओं, ये है इस टॉपिक को पढ़ने के पश्चात जो हमारे अंदर लर्निंग आउटकम प्राप्त होंगे। इनको पढ़ने के पश्चात जो लर्निंग आउटकम मिलेंगे वो निम्न बिंदुओं में आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि रोग क्या है। रोग क्या है? रोग को परिभाषित किस प्रकार किया गया है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम निरंतर इस समय एटमॉस्फेयर में इतना अधिक प्रदूषण है और जिससे आदमी के जो है भौतिक वातावरण, रासायनिक वातावरण आज से बहुत जूझना पड़ता है, जिससे तमाम कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं और जिनके कारण हमें रोग उत्पन्न होता है। तो एक वैज्ञानिक थे NS देवधर, जिनका ये कहना है कि किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक दृष्टि से पूरी तरह से ठीक रहने को ही स्वास्थ्य कहा जाता है। और मनुष्य, जैसा कि सब लोग इस समय देख ही रहे हैं कि इतना गैसेस का प्रदूषण हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, अनेक समस्याएं, सूर्य की किरणें, मौसम का डिसबैलेंस होना, और इसलिए ऐसी स्थितियां शरीर में हो जाती हैं कि मानव उनको झेल नहीं पाता है, जिसके कारण उसका शरीर कहीं न कहीं से रोगों से ग्रसित हो जाता है और अपने शरीर की रक्षा न कर पाना यही हमारे अस्वस्थ होने का कारण है। और मनुष्य की इसी रोगग्रस्त अवस्था को ही रोग के नाम से जानते हैं कि वह रोगग्रस्त हो जाता है। एक्चुअली में रोग ऐसी स्थिति है कि जिसमें जो हमारा मानव शरीर है उसके कुछ अंग या उसके पूरा शरीर ही कार्य करना ठीक तरीके से बंद कर देता है। तो ये स्थिति हमारी रोग की स्थिति कहलाती है, जिसमें हमारे शरीर के कुछ पार्ट या मैक्सिमम पार्ट कह लीजिए, या कह लीजिए कि पूरे शरीर के हिस्से कार्य करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण हम कार्य करने में अक्षम हो जाते हैं और इसी कंडीशन को रोग कहते हैं। प्रशिक्षु, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि वास्तव में रोग के कितने प्रकार होते हैं। तो रोग के प्रकारों में से 2 प्रकार बताए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं कि जो छुआछूत से फैलते हैं। जैसा कि जानते हैं इस समय ये जो रोग फैला है, पेंडेमिक डिजीज़ फैली हुई है, ये भी संक्रामक रोगों का ही एक प्रकार है। और संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवियों जैसे वायरस, जैसे आप भी जानते हैं कोविड वायरस इस समय बहुत तेज़ी से समूचे विश्व में फैला हुआ है। इसके अलावा बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे से छुआछूत से फैलते हैं, उन रोगों को हम असंक्रामक रोगों की श्रेणी में रखते हैं। तथा संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बिना छुआछूत के ही फैलते हैं, जो अनियमित जीवन शैली का परिणाम होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनसे किसी व्यक्ति से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलें। ये जो है इनके लिए
अनियमित जीवन शैली ही मेन रूप से हमारी जिम्मेदार होती है। ऐसे रोग असंक्रामक रोग कहलाते हैं। ये सूक्ष्म जीवियों से उत्पन्न नहीं होते हैं। और इन रोगों में मैं प्रमुख रोग में आपको बता दूं, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर आदि असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। स्लाइड में आइए मैं पहले असंक्रामक रोग के बारे में आप सबके समझ डिस्कशन करता हूँ। मधुमेह, जिसे डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। मधुमेह क्या है? यह एक मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी है, विकार है, उपापचयी विकार है, जो इंसुलिन स्राव की गड़बड़ी या इंसुलिन प्रक्रिया में गड़बड़ी दोनों प्रकार से उत्पन्न होता है। यदि हमारे जो पैंक्रियास से जो स्रावित होने वाला जो इंसुलिन हार्मोन हो जाए, इसके स्रावण में अनियमितता आती है तो निश्चित है हमारे रक्त में शर्करा का लेवल बढ़ता है और यही मुख्य रूप से डायबिटीज़ का कारण होता है। इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियाज के द्वारा अग्राशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। जैसा कि जानते हैं कि मधुमेह में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका उपापचय ठीक से शरीर में नहीं हो पाता है, अतः रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और जब रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसेमिया कहा जाता है तथा जो रक्त शर्करा के जो निम्न स्तर को हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है। और ये जब दोनों कंडीशन बॉडी में उत्पन्न होती हैं तो विभिन्न अंगों की जटिलता या मृत्यु का कारण तक बन जाती हैं। तो इस प्रकार मधुमेह जो है बढ़ी हुई रक्त शर्करा का रोग है। हमारे ब्लड में जितनी शर्करा होनी चाहिए उससे कहीं अधिक बढ़ जाती है तो यही मधुमेह का कारण बनते हैं। आइए देखते हैं कि मधुमेह के कितने प्रकार होते हैं। तो मधुमेह के जो प्रकार में मुख्य रूप से हमने जो स्लाइड में आपसे शेयर करने का प्रयास किया है। मधुमेह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और गर्भावधि डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों, ये प्रायः देखा जाता है कि छोटे बच्चों में होता है और इसके लिए इंसुलिन के टीके लगवाने पड़ते हैं और ये थोड़ा सा अनकॉमन होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है उसमें यह कॉमन रूप से समूचे विश्व में पाए जाने वाला सबसे अधिक लोग इसी टाइप 2 डायबिटीज़ से ग्रसित थे और ये प्रायः 40 वर्ष की उम्र के बाद के लोगों में होता है। जैसा कि ये भी माना गया है कि जो डायबिटीज़ है हमारा, वह एक जेनेटिक डिजीज़ भी है। यदि माता पिता दोनों डायबिटीज़ से ग्रसित हैं तो उनके बच्चों में होने की प्रबल संभावना होती है और यह माता के गर्भ में पल रहे बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, इसीलिए इसे गर्भावधि डायबिटीज़ भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं। वो कौन कौन से लक्षण हैं जिसे हम जानेंगे कि अमुक व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रसित हो गया है। तो उनके लक्षणों में पहले बता दूं: बार बार यूरिन का आना, पेशाब का आना, अधिक प्यास का लगना, अधिक भूख का लगना, एक्सेसिव हंगर, तेज़ी से वजन घटता, अनयूजुअल वेट लॉस होना, अधिक थकान व चिड़चिड़ापन और तथा ब्लड विजन, धुंधली दृष्टि। अगर ये सब प्रॉपर्टीज़ किसी व्यक्ति में अगर दिखाई दे रही हैं तो निश्चित है कि उसमें मधुमेह होने की संभावना है। वह अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच कराएं और फिर तदनुसार डॉक्टरी परामर्श के अनुसार दवा लेना शुरू करें। इसके पश्चात प्रशिक्षु मैं शेयर करना चाहता हूं कि रीज़न क्या है डायबिटीज़ होने का, मधुमेह का कारण क्या है। तो मधुमेह के कारणों में हेरिडिटी, वंशानुक्रम को भी एक मधुमेह का कारण माना गया है। अगर माता पिता में है तो बच्चों में होने के मोस्ट ऑफ केसेस चांस होते हैं। और आयु, एज भी एक कारक बनती है। जैसे प्रायः मैंने बताया टाइप 2 डायबिटीज़ 40 वर्ष की उम्र के लोगों में अक्सर होता है, उसके बाद वाले उम्र के लोगों में होता है। मोटापा भी डायबिटीज़ के एक कारण है। और जितना आप तनाव युक्त जीवन जीते हैं, मानसिक तनाव जितना झेलते हैं आप, तो आप डायबिटीज़ को आमंत्रित करते हैं। और ख़राब जीवन शैली, यानी आपके जीवन शैली में ठहराव नहीं है, बहुत वर्कलोड है, भाग दौड़ कर रहे हैं और अपनी सेहत का ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप योग और प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, तो ये सब भी मधुमेह के कारण बनते हैं। तथा और मैं आपके बच्चों बता दूं कि जैसा कि पहले भी बता चुका हूं कि इंसुलिन के स्राव में यदि गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है, इंसुलिन कम स्रावित हो रहा है या श्रावण होना पैंक्रियास से बंद हो गया है,
तो वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक नहीं कर पाता और एक्सेस जो शुगर है वो हमारे ब्लड में जाना शुरू हो जाती है, जो मुख्य रूप से डायबिटीज़ का कारण है। इंसुलिन के अतिरिक्त थायरॉक्सिन, एड्रिनल कार्टिकल तथा पीयूष ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन भी कार्बोज के उपापचय में सहायक होता है। आइए देखते हैं कि डायबिटीज़ से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। डायबिटीज़ जब हो जाता है तो किन किन एबनॉर्मलिटी का हमारी बॉडी को सामना करना पड़ता है, उसके बारे में इस स्लाइड में हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि डायबिटीज़ यदि हो जाता है तो किडनी फेल्यूर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रेटिनोपैथी यानी आँख की हमारी पेशियाँ वीक हो जाती है, हमारी विज़न प्रभावित होती है, धुंधली दृष्टि हो जाती है और हमारी बॉडी में कहीं पर अगर घाव हो जाए वो घाव देर से भरते हैं डायबिटीज़ यदि आपको है तो। और मसूड़े में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, गम्स डिजीज़ शुरू हो जाती है, नर्वस डिसऑर्डर हो जाता है, हमारे नर्व वीक हो जाती हैं और हृदय रोगों का सामना, हार्ट डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मधुमेह जो है कई रोगों को जन्म देता है। इसके अलावा मधुमेह से आप देख रहे हैं कि फुट और लेग का इन्फेक्शन, यदि आप शरीर पर फोड़े फुंसू का होना डायबिटिक कार्बंकल की श्रेणी में आता है और एल्जाइमर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है तथा बहरेपन की शिकायत होने लगती है, कान से कम सुनाई देता है। सेक्सुअल जो प्रॉपर्टी है, सेक्स में अरुचि उत्पन्न हो जाती है और प्रेगनेंसी जो है माता या बहनें प्रेगनेंसी की स्थिति में है उनमें बहुत कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है। ये डायबिटीज़ के प्रमुख जो प्रभाव होते हैं बॉडी पर, उसकी स्लाइड में हमने देखा है कि डायबिटीज़ के कारण निम्न रोग होते हैं। अब प्रशिक्षुओं, मैं आप सबके समक्ष ये साझा करना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ में क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि इसमें नियमित जीवन शैली यदि आप अपने रखेंगे और अपने आहार पे, अपने व्यायाम पे, शारीरिक वर्कआउट पे यदि आप मेहनत करेंगे तो निश्चित है कि डायबिटीज़ में अपने शुगर लेवल को अपनी बॉडी में कंट्रोल करेंगे। तो आइए बताता हूँ कि डायबिटीज़ में क्या खाने चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, वेजिटेबल्स, अंकुरित अनाज, नट्स, मेवों का सेवन करना चाहिए तथा ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए जो बहुत मीठे ना हों। सिट्रस फल, कोशिश करिए कि सिट्रस फलों का सेवन करना चाहिए, जैसे जो है आप जो है सेब खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं और अनानास नाशपाती खा सकते हैं। इस प्रकार के जो फल है उसको आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं और अंगूर जैसे है, और अंगूर के अलावा जो जैसे केला है, इन सब का यदि आप सेवन करेंगे तो निश्चित है कि ब्लड में हमारे शर्करा का लेवल बढ़ता है और ये जो है फल जो है हमें अपने आहार में नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा बच्चों, प्रशिक्षुओं, जो हमको जो अनाज है, अनाज ऐसा प्रयोग करना चाहिए जैसे आलू है, गुड़ है, चीनी है, ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन हमें डायबिटीज़ में नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूं कि क्या हम अपने डायबिटीज़ को अगर हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमारे रक्त में शर्करा का स्तर है वो मेंटेन बना रहे। हमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, रिफाइंड फूड का सेवन नहीं करना चाहिए, जंतु वसा इत्यादि, आयल का, बहुत ज़्यादा तले भुने खाने का। इस प्रकार हमें ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस साइड में आप देख रहे हैं कि इसके अलावा हम आपको दूसरे असंक्रामक रोग पे चर्चा करना चाहेंगे कि दूसरा असंक्रामक रोग हमारा है हृदय रोग, हार्ट डिजीज़। हृदय संबंधी जो रोग हो जाते हैं, हृदय रोग में हृदय, गुर्दे और मस्तिष्क, रक्त को जो पहचाने वाली धमनियाँ होती हैं, कुछ उसमें ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं कि इनके कारण इन अंगों को पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पाता है और जब रक्त नहीं पहुंचता तो ऑक्सीजन और पोषक तत्व तो नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण इन अंगों को पूरा पोषण नहीं मिल पाता और मनुष्य हृदय रोग का शिकार हो जाता है। हृदय रोगों के अंतर्गत दो मुख्य रोग आते हैं। पहला तो
एथेरोस्क्लेरोसिस तथा दूसरा हाई ब्लड प्रेशर, या जिसे हम उच्च रक्तचाप के नाम से जानते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम हृदय रोगों के कारण आप प्रशिक्षुओं के समझ साझा करना चाहते हैं कि हृदय रोग के क्या कारण हो सकते हैं। हृदय रोग के कारणों में से निम्न कारण है कुपोषण। यदि आप अच्छे आहार का सेवन नहीं करते और संतुलित आहार का सेवन नहीं करते, हाई ब्लड प्रेशर है, आपको रोमैटिक बुखार है, डिप्थीरिया है, हेरिडिटी है, वंशानुक्रम है, ये भी हृदय रोग का कारण बनता है। भोजन में कार्बोज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों का अधिक होना भी हृदय रोग का कारण बनता है। यदि आप धूम्रपान व नशा करते हैं तो भी हृदय रोग का कारण बनता है। और बहुत अधिक तनाव भी हृदय रोगों का कारण बनता है, और कुछ अन्य बीमारियां भी हृदय रोगों को जन्म देती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे जो पहला हमारा हृदय रोग है उसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहला जो हृदय रोग है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस रोग में जो हमारे रक्त की नलिकाएं हैं उनकी जो इंटरनल जो लेयर है उसमें वसा और ट्राइग्लिसराइड का जमाव हो जाता है। और इस रोग की 3 अवस्था होती है। जो पहली अवस्था होती है प्रशिक्षुओं, इसमें धमनियों में वसा युक्त पदार्थ जमने लगते हैं। और दूसरी अवस्था में क्या होता है कि धमनियों में वसा और कोलेस्ट्रॉल युक्त पदार्थ महीन रेसे जैसे बना लेते हैं, जिनके कारण धमनियों की जो हमारी दीवारें होती हैं वो सक्रिय और पतली हो जाती हैं, और जिससे हमारा रक्त का जो प्रवाह होता है वो अवरुद्ध होने लगता है। और तीसरी अवस्था में क्या होता है, इसमें तीसरी अवस्था में जो धमनी में जमा हुए वसा और कोलेस्ट्रॉल, स्टार्च आदि पदार्थ नर्म तथा कोमल हो जाते हैं और धमनी में घाव उत्पन्न कर देते हैं, जिस कारण धमनियों की आकृति बिगड़ जाती है और रक्त प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता, जिससे हमारे जो हृदय की गति है वह क्या होती है, रुक जाती है। इस प्रकार एथेरोस्क्लेरोसिस में आप देख रहे हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण, और यहाँ इस स्लाइड में चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार इस जो पहला फिगर है इसमें हमारी धमनियाँ बिल्कुल फ्रेश हैं, इसमें रक्त का प्रवाह नॉर्मल गति से हो रहा है। जबकि यहाँ पर देखिए दूसरी स्लाइड में दिखाया गया है कि इसमें वसा और कोलेस्ट्रॉल युक्त पदार्थ जमा हो गया है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है बॉडी में बाधित होता है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बनता है। एथेरोस्क्लेरोसिस के कारणों में मैं आपको बता दूं कि यदि आप अधिक कैलोरी युक्त आहार का सेवन करते हैं तो एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बन सकता है। अधिक संतृप्त वसा, सेचुरेटेड फैट और कंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल मटेरियल, ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर इस तरह का आहार लेते हैं तो एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बनता है। और आरामदायक जीवन, आरामदायक जीवन से मेरा तात्पर्य यह है कि आरामदायक जीवन किसे कहते हैं, यदि आप बहुत फैटी चीज़ ले रहे हैं और आहार युक्त सेवन तो कर रहे हैं, लेकिन आप जो है कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप योग प्राणायाम तथा जो है मॉर्निंग वॉक, इस तरह का जो है जो बॉडी के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी हैं, अगर ये सब नहीं कर रहे हैं, एक ही जगह बैठ करके आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये भी एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बनता है। और प्रशिक्षुओं, मानसिक तनाव व चिंता, जितना ही कहते हैं चिंता चिता के समान होती है, तो यदि आप चिंता करेंगे और मानसिक तनाव का अनुभव करेंगे तो यह भी हृदय रोगों को जन्म देती है और एथेरोस्क्लेरोसिस नामक हृदय रोग का कारण बनती है। प्रशिक्षुओं, नेक्स्ट स्लाइड में हम आपसे जो शेयर करना चाहेंगे वह है हृदय रोगों में क्या उपचार किए जाने चाहिए। तो हृदय रोगों के मैं उपचार बता दूं, कोलेस्ट्रॉल रहित आहार का सेवन करना चाहिए। ऐसे आहार हमें खाना चाहिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम से कम हो। सोडियम रहित आहार, जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ जाता है या तो हमें नमक का प्रयोग कम करना चाहिए, सोडियम रहित आहार का सेवन करना चाहिए। अपने तनाव पर, जो हमारा तनाव मानसिक टेंशन है, उस पर नियंत्रण करना चाहिए। और हमें अपनी जीवन शैली में योग और प्राणायाम को शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षुओं, नशा युक्त पदार्थ पर नियंत्रण करके, वजन पर अपने नियंत्रण करके, मानसिक तनाव पर नियंत्रण करके, और जैसा कि जानते हैं मधुमेह के बारे में हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि मधुमेह इनडायरेक्टली कितना मतलब आपके जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है, तो इस पर नियंत्रण करके हृदय रोगों से हम बच सकते हैं। तो हृदय रोगों में अगर आप ऐसा ये उपचार, ये जो प्रिकॉशंस हैं, जो पॉइंट आउट मैंने किए हैं, अगर इनका फॉलो करते हैं तो निस्संदेह आप हृदय रोगों से बचे रह सकते हैं। आइए देखते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा संक्रामक रोग है
वो है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हिंदी में उच्च रक्तचाप के नाम से जानते हैं। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं प्रशिक्षुओं कि ये जो हमारा हृदय है वो किस प्रकार से देखिए पंपिंग हो रहा है, किस प्रकार से धमनियों से जो हमारे हृदय से रक्त का प्रवाह हो रहा है और धमनियों द्वारा अशुद्ध रक्त लाया जा रहा है और हमारा हृदय जो है वो फैल रहा है और प्रेशर का अनुभव कर रहा है। तो यदि है यह प्रेशर अगर ये बना रहता है, लगातार बना रहता है, तो वो हमारा हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। अगर किसी वजह से इनमें प्रेशर बढ़ जाए, जैसा कि आपने देखा कि इस चित्र में जो भी आपके स्लाइड मैंने प्रस्तुत किया है, अगर आपका हृदय दबाव का अनुभव करेगा तो निस्संदेह है कि यह कई रोगों को जन्म देगा। नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर है क्या और किस कारण होता है। रक्तचाप या जिसे हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, यह पार्शियल जो धमनियाँ हमारी होती हैं ये उस पर पड़ने वाला पार्शियल प्रेशर है, पार्श्विक दबाव है, जिसे हम रक्त दाब या ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। जो हमारे धमनियों की दीवारें होती हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं, लचीली होती है। रक्त को प्रवाहित करने के लिए जो है, अगर धमनियों में रक्त का प्रवाह आप नॉर्मल रखना चाहते हैं तो आपको प्रेशर के साथ प्रेशर का होना बहुत ज़रूरी होता है। और रक्तचाप यदि नहीं होगा तो धमनियों में रक्त का प्रवाह रुक जाएगा, जिससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसकी क्रिया जो एक्टिविटी है रुक जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। जो है हमारा जो व्यक्ति है, अगर ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं रहेगा तो निस्संदेह वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। रक्तचाप हृदय के संकुचन के साथ बढ़ता है और हृदय के प्रसार के साथ घटता है, इसलिए धमनियों में रक्तचाप सदैव एक साथ नहीं रहता है। और मैं आपको बता दूं नेक्स्ट स्लाइड में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो हृदय है उसके वाल्व होते हैं बाया निलय, जिसे लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट कहते हैं। जब इसमें संकुचन होता है तो रक्त निलय से धमनियों में जाता है, उस समय रक्तचाप सबसे अधिक होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब संकुचन की स्थिति आती है, निलय से धमनियों में रक्त जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और इस रक्तचाप को प्रकुंचन या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब निलय में प्रसार होता है तो रक्त हृदय के अलिंद भाग से ग्रहण करता है, उस समय रक्तचाप सबसे कम हो जाता है, जिसे प्रसारण चाप या जिसे हम इंग्लिश में डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। और इस समय जो हमारे हृदय की धड़कन होती है उसके दौरान रक्त का दबाव कम से कम हो जाता है। और तीसरे प्रकार का जो चाप है वो पल्स प्रेशर कहलाता है, पल्स दबाव कहलाता है। यह हृदय सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का अंतर होता है, और यदि यह अंतर बहुत अधिक बन जाए और बढ़ा हुआ अंतर लगातार बना रहे तो प्रशिक्षुओं यही हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। इट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर इनके दोनों के बीच का अंतर यदि बढ़ जाए और लगातार कंटिन्यूअस बना रहे तभी हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप की स्थिति आती है। प्रशिक्षुओं इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जैसे जब हम आराम की स्थिति में होते हैं तो हमारा सामान्य जो रक्तचाप होता है वह 100 से 140 मिमी पारे के दाग बराबर, सिस्टोलिक जिसे हम हायर रीडिंग कहते हैं, उच्चतम रीडिंग कहते हैं, और 60 से 90 मिमी पारे के दाब के बराबर लोअर रीडिंग होती है, निचली रीडिंग होती है, इसकी सीमा के रेंज के अंदर होता है। और हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति तब बनती है जब यह 90 से 140 यानी लोअर 90 और हायर 140 इसके ऊपर जाता है, लगातार बना रहता है, तो यही हमारे हाई ब्लड प्रेशर का रीजन बनती है। जैसा कि इस चार्ट में भी आपको मैंने बताने का प्रयास, आपसे साझा करने का प्रयास किया है कि आप देख रहे हैं कि 90 लोअर रीडिंग है और 140 के ऊपर स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन और 160 के ऊपर जो है बहुत ही हाई होता है स्टेज 2 हाइपरटेंशन की स्थिति हो जाती है। और ये ब्लड प्रेशर के चार्ट के माध्यम से मैंने आपको ब्लड प्रेशर की निचली रीडिंग और उच्चतम रीडिंग आपके साथ शेयर किया है कि इस प्रकार अगर ये कंटिन्यूस बना रहता है तो यही ब्लड प्रेशर का कारण होता है। आइए देखते हैं कि जब हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए और तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों ये होता है। तो पहला तो कारण ये है कि वंशानुगत कारण हो सकता है कि अगर आपके जीन्स में है, माता पिता को है, तो ये भी इसके होने के चांसेस होते हैं। उम्र, एज बढ़ती हुई उम्र हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनती है। मोटापा,
भोजन संबंधी आदतें, यदि आपकी भोजन संबंधी आदतें आहार स्वस्थ आहार का सेवन नहीं करते, अनियमित जीवन शैली जीते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अत्यधिक नशा कर रहे हैं तो हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। और यदि आपको बहुत अधिक मानसिक तनाव है, चिंता है, फियर है, भय है, क्रोध है, तो उच्च रक्तचाप आपको हो सकता है और किसी रोग के कारण भी हो सकता है। और जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर की स्लाइड में बताया कि जो हमारा डायबिटीज़ है, अगर रक्त में शर्करा का लेवल बढ़ जाए तो वो भी हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनती है। वास्तव में जो उच्च रक्तचाप है यह कोई रोग नहीं है, लेकिन हृदय संबंधी रोगों का एक लक्षण माना गया है। नेक्स्ट स्लाइड में अब इसमें हम आपको बच्चों आपसे शेयर करना प्रशिक्षु आपसे शेयर करना चाहते हैं कि जब हाई ब्लड प्रेशर अगर है आपको तो उस समय हम कौन सा आहार लें जिससे कि हम इससे बच सकते हैं या ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल रख सकते हैं। तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट मैं स्लाइड में आपको सुझाना चाहता हूँ। पहला तो सोडियम रहित आहार, आप भोजन में नमक की मात्रा कम कर दीजिए। वसा रहित आहार, फैटी चीज़ न खाइए। नशीले पदार्थों, धूम्रपान पर नियंत्रण रख करके जो है ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल किया जा सकता है, अपने वज़न पर नियंत्रण करके। और मानसिक तनाव से बचाव करके फ्री स्टाइल में जीवन शैली, खुश रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और किसी भी मानसिक तनाव को नहीं लेना चाहिए। अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो ब्लड प्रेशर से बचे रह सकते हैं। और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दवा व भोजन का प्रयोग करके हम ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो असंक्रामक रोग जो प्रशिक्षु मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं, तो वह यह है कैंसर। कैंसर क्या है? कैंसर अगर एक लाइन में परिभाषित करना चाहें, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स आर नोन एज कैंसर। जो हमारी जब शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित जो विभाजन होने लगता है, जिससे हमारे शरीर में गांठ जैसी स्थिति बन जाती है और इसी अनियमित जो गुच्छे हैं जो शरीर में बॉडी में बन जाते हैं, इन्हीं गुच्छों को कैंसर कहा जाता है। और अर्थात तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जो हमारा कैंसर है ये असंगठित कोशिकाओं की वृद्धि की बीमारी है, जिसमें कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण उत्पन्न होती है। प्रशिक्षु नेक्स्ट मैं आपको शेयर करना, साझा करना जरूर समझता हूँ। क्या जो हमारा कैंसर है ये सभी अंगों में होता है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कैंसर सभी अंगों में नहीं होता। कैंसर उन्हीं अंगों में होता है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। जिनमें कैसी क्षमता होती है? विभाजन की क्षमता होती है। और जैसे कि जो हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, तो इसमें कैंसर होने की संभावना नहीं होती। और जो क्योंकि इसमें जो ग्रोइंग स्टेज जब होता है तो इसमें हमारे जो कोशिकाओं की जो विभाजन क्षमता होती है इनमें नहीं पाई जाती है। इसलिए जो है जिनमें कैंसर उन्हीं अंगों में होता है जिनमें कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे ट्यूमर उत्पन्न हो जाता है बॉडी में, उसे नियोप्लाज्म कहा जाता है। और नियोप्लाज्म जो ट्यूमर होता है वो दो प्रकार का होता है, और सुदम्य ट्यूमर और दुर्दम्य ट्यूमर। सुदम्य ट्यूमर में क्या होता है कि हमारे शरीर में सुदम्य ट्यूमर में ये पहले धीरे धीरे बढ़ता है और काफ़ी बड़ा हो जाता है और शरीर में इधर उधर नहीं फैलता है। दुर्दम्य ट्यूमर जो दूसरी स्टेज होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम जिसे हम जानते हैं, यह ट्यूमर ऐसा होता है कि इसकी पहले गांठ के रूप में शुरू होता है और गोभी के फूल के आकार के उभार इसमें हो जाते हैं और बहुत ठोस हो जाती है। और अंतिम अवस्था में जब ये पहुंचता है तो इसकी कोशिकाएं रुधिर कोशिकाओं पहुंचकर सारे शरीर में फैल जाती हैं और यह अवस्था बड़ी ही डेंजरस हो जाती है। और जब इस स्टेज में कैंसर पहुंच जाता है तो निश्चित है यह जो है मृत्यु का कारण बन जाती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में प्रशिक्षु आपसे ये साझा करना चाहते हैं कि कैंसर रोग कितने प्रकार का होता है। तो हम आपको बता दें, कैंसर रोग मुख्य रूप से 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। विभाजन के आधार पर कोशिका जो हमारी विभाजित होती है उसके आधार पर कैंसर 4 प्रकार का होता है। पहला कार्सिनोमास कैंसर, यह त्वचा और आंतरिक अंगों से संबद्ध होता है।
तथा दूसरा कैंसर सार्कोमास, यह संयोजी ऊतकों, उपास्थियों तथा पेशियों से संबद्ध होता है। तीसरा कैंसर होता है ल्यूकोमास, यह ल्यूकोसाइट की असामान्य वृद्धि के कारण होता है। और नेक्स्ट जो कैंसर का प्रकार है वह है लिम्फोमास, यह लसिका तंत्र, ऊतकों तथा वाहिका के नेटवर्क तथा ऊतकीय द्रव्य से संबंधित होता है। इस प्रकार प्रशिक्षुओं आप देख रहे हैं कि कैंसर के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार, कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकोमास और लिम्फोमास कैंसर। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में प्रशिक्षुओं आपसे साझा करना चाहता हूं कि इस रोग का कारण क्या है। कैंसर रोग का कारण क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। कैंसर रोग का सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करते हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकलता हुआ धुआं कैंसर का कारण होता है। और यदि हम कार्सिनोजन पदार्थ जैसे निकोटीन, कैफीन, हाइड्रोकार्बन आदि का सेवन करते हैं, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे एंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन, अगर इनके वातावरण में आप रहते हैं तो इन्हें कैंसर जन्य हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो निश्चित है कि आप कैंसर का शिकार हो जाएंगे। तो इनके वातावरण में नहीं रहना चाहिए, निकोटीन का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो कैंसर रोग का कारण है वह है यक्स किरणों, नाभिकीय विकिरण, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें भी कैंसर का कारण होती हैं। तथा हमारे जो बॉडी में ऑन्कोजीन्स हैं, अगर उनकी एक्टिविटी बढ़ जाए, ऑन्कोजीन की सक्रियता के कारण भी कैंसर उत्पन्न होता है। तो प्रशिक्षुओं इस प्रकार हम देख रहे हैं, ये स्लाइड में हम आपसे साझा कर रहे हैं कि कैंसर रोग के क्या कारण हो सकते हैं। तो प्रमुख कारण तंबाकू का सेवन, कार्सिनोजन पदार्थों का सेवन और ये डिफरेंट टाइप की रेडिएशन कैंसर का कारण बनती हैं। तो आइए इस रोग में उपचार जो सुझाए गए हैं उनके बारे में मैं चर्चा इस स्लाइड के माध्यम से करना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट क्या लेने चाहिए यदि आपको कैंसर हो जाए तो प्रारंभिक अवस्था में यदि इस रोग का ज्ञान हो जाए तो प्रशिक्षुओं इसका उपचार संभव हो पाता है, क्योंकि आज भी कैंसर को लाइलाज बीमारी की श्रेणी में ही रखते हैं। और यदि सेकेंडरी स्टेज में है, जैसे कि मैंने कहा मेलिगेंट स्टेज में पहुंच गया है, तो निश्चित है कि रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो यदि प्राइमरी स्टेज में है तो विभिन्न तरीके अपना करके आप कैंसर रोग से निजात पा सकते हैं। पहला यह है कि शल्य चिकित्सा द्वारा, जिसे ऑपरेशन थेरेपी के नाम से जानते हैं, यदि आपके शरीर में कहीं पर गांठ हो जाती है तो गांठ को, उस जो ट्यूमर है उसे ऑपरेशन के द्वारा निकलवा देना चाहिए। और हर गांठ जो है कैंसर हो ये ज़रूरी नहीं है, बायोप्सी टेस्ट करा लेना चाहिए और बायोप्सी टेस्ट द्वारा कन्फर्म होता है तो आप उसके हिसाब से आप चिकित्सा ले सकते हैं। दूसरा होता है कि रेडियोथेरेपी समस्थानिकों द्वारा उपचार किया जाता है, रेडियो एक्टिव किरणों द्वारा जो है कैंसर का निदान किया जाता है। और प्रशिक्षुओं मैं आपको बता दूं, जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक जो कैंसर रोग के निदान में प्रयोग किया जाता है वह है कोबाल्ट 60। इस रेडियोधर्मी मटेरियल से निकलने वाली जो किरणें, रेडियोधर्मी किरणें होती हैं, इनसे कैंसर रोग का उपचार किया जाना संभव हो पाता है। तथा नेक्स्ट है कीमोथेरेपी द्वारा उपचार किया जाना। तो मैं आपको बता दूं कि कीमोथेरेपी क्या है, जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनके द्वारा जब हम इसका उपचार करते हैं तो उस विधा को, रसायन शास्त्र की उस विधा को कीमोथेरेपी कहते हैं। इससे भी जैसे एक औषधि सिस्प्लाटिन जो है दिया जाता है कैंसर रोग के निदान के लिए कीमो, तो इस विधा को जिसमें केमिकल पदार्थ द्वारा हम उपचार करते हैं उसे हम कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। अंत में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं डाइट लेक्चरर गुणराज सिंह और मैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बादा में कार्यरत हूं। आप सब प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में जुड़ने के लिए मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अपना हमारे SCRT का जो मंडल है जिन्होंने हमको इस बात के लिए प्रेरित किया कि हम इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाएं और प्रशिक्षुओं के मध्य साझा करें, तो आप देख रहे हैं कि हम सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। और डीलर तृतीय सेमेस्टर के बच्चे उम्मीद है कि इस स्लाइड को देखने के पश्चात उनमें वो लर्निंग आउटकम डेवलप होंगे और वो निस्संदेह ही इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।